हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, अभी तक अपन ने टोटल 8 एमटीबी डिस्कस कर रखे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स। अभी अपन बात कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 के बारे में। आपके एग्जाम्स बहुत ही पास में आ चुके हैं। 21 को आपका फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का पेपर है और उसके पहले सारी एमटीबीज मेरे तरफ से आपको मिल जाएंगे। टोटल एमटीबी नंबर 9 आज अपलोड हो चुका है। एमटीबी नंबर 10 भी कल अपलोड हो जाएगा। उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन सिमिलर ही है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। यस, तो चलो बात करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 के बारे में। अभी इसका जो वीडियो है ना, टोटल थोड़ा 1 घंटा 20 मिनट तक जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 6 के बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल यहाँ पे पूछे गए हैं, तो पूरा फोकस करना है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसके अंदर तुमको जो है बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रिपीटेड नहीं मिलेंगे, है ना। नए नए क्वेश्चंस पूछे हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो बहुत कुछ अच्छा डेटा यहाँ पे अपने को मिलने वाला है। ओके सर, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं मैं सबसे पहले, तो चैप्टर नंबर 1 to 5 के अंदर इन्होंने 46 क्वेश्चंस पूछे और 6 to 10 में इन्होंने 54 क्वेश्चंस पूछे। और जब भी ये किसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं ना, तो सीरियल वाइज यार उसी चैप्टर के सारे ही क्वेश्चंस उन्होंने भर भर के वहां पे क्या कर दिए, पूछ दिए। तो चलो चलते हैं हमारे एमटीबी नंबर 9 के अंदर ये क्या बोल रहा है। दो चार क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी है, तो कहां गलत है क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके चलो, सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होता है। अभी समझो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है ना। ऐसा इकोनॉमी जहां पे जो भी बायर्स और सेलर्स है वो सब ना एक प्राइवेट एंटरप्राइज होता है, जहां पे भी सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन, पूरा इकोनॉमी किसके कंट्रोल में, प्राइवेट एंटिटीज के कंट्रोल में। गवर्नमेंट का कोई भी बिजनेस है क्या, नहीं। गवर्नमेंट कोई भी ट्रांजैक्शन में इंटरफेयर करेगा क्या, नहीं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है, तो वहां पे प्राइसेस डिटरमाइन होती है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस डिटरमाइन होती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल भी होता नहीं है। सर ये कहां बोला है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अभी यहाँ पे पॉइंट है, एक सरा है जो एक लेमन मेड स्टॉल चला है। लेमनेड स्टॉल मतलब नींबू के जूस का उसका दुकान है, राइट। हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स असेसिंग ऑफ द डिमांड फॉर हर लेमनेड, pricing strategies, maximizing her profit within the limited scope of her small business. Which level of economy does Sarah's lemon made stall represent? अभी ये कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखो, सराह जो है वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, है ना। अपना एक जो छोटा सा दुकान है उसके बारे में वो प्राइसिंग डिसाइड कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, ये सब वो डिसाइड कर रहा है। स्मॉल बिजनेस, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये कोई भी एट लार्ज एग्रीगेट टोटल की बात कर रहा है क्या, नहीं, ये इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in which economy material means of production, that is factors, capital, mines, etc. are owned by the whole community represented by the state. अभी represented by the state मतलब, सर स्टेट मतलब गवर्नमेंट, उसके अंदर आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब लोग आ जाते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस होते हैं, तो उसको अपन कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 1.22 के ऊपर अगर आप आते हो, तो आपको वर्ड टू वर्ड ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला डेफिनेशन यहाँ पे दिख के आएगा कि ऐसा होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे फैक्ट्रीज, कैपिटल्स, माइंस, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में होती है, वो होती है हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इन योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is related with the total arrangements for the production and distribution of goods and services in a society, है ना। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है। सर चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में अगर आप आते हो पेज नंबर 1.18 के ऊपर, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लाइंस जो है वहां पे देखने को मिल जाएगी, है ना। एन इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी, उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। यस, तो इकोनॉमिक सिस्टम कहां पे है सर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद, है ना। अगर आप चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में आते हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पेज नंबर 1.7 के ऊपर, कि देखो क्या बोले, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैनेजरी इकोनॉमिक्स। अगर ये लाइन आपके दिमाग में और आपने गलती से यहाँ पे आके बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कर दिया टिक ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ पे पूछा गया है, इज बेसिकली कंसर्न विद, ये किससे रिलेटेड है, तो आपका मैनेजरियल जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका क्लोज कनेक्शन है आपके इकोनॉमिक थ्योरी के साथ में ना, जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों भी आती है। बट मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, तो यहाँ पे अपन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आपका दैट इज बोला है, देखो हर्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली किससे कंसर्न रखता है, वो कंसर्न रखता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर करेक्ट। गलती से वहां पे पढ़ के पेज नंबर 1.7 पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टिक करना है क्या, नहीं करना है, इंपॉर्टेंटली याद रखो, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है।
ओके यस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है देखो, ओके सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया प्रोडक्ट का -1.2, ओके और आपको बोला कि प्राइसेस अगर बढ़ जाती है आपकी 5% से, देन आपके मोस्ट प्रोबेबल दैट क्या होगा, है ना। अभी यहाँ पे आपको टोटल रिलेशनशिप, टोटल रेवेन्यू के साथ में रिलेशनशिप पूछा है ना। अभी देखो जब कभी भी टोटल रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू के लिए अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो प्राइस भी क्या हो सकती है, बढ़िया कम हो सकती है ना। ये रिलेशनशिप अपन ने देखा है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा एक रूल दिया था, दैट इज DIE, है ना। अभी डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर प्राइस और रेवेन्यू का है तो वहां पे डिमांड कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा। और वही अगर इनवर्स रिलेशनशिप अगर डिमांड और प्राइस, आपका प्राइस और टोटल रेवेन्यू का है तो आपका इलास्टिसिटी कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। अभी द पॉइंट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1.2। जनरली देखा जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। तो इस -1.2 को क्या आप लेस देन 1 या लेस देन 0 मानते हो या ग्रेटर देन 1 मानते हो, क्या है ये पॉइंट है। तो इसको मानना चाहिए अपन ने ग्रेटर देन 1, है ना। ये ग्रेटर देन 1 ही है, 1.2 माने क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अभी ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए इलास्टिक। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है, इलास्टिक है ना। तो प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे, है ना, प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज रिलेशनशिप कैसा होता है यहाँ पे, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब टोटल रेवेन्यू आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा वो आपको पता है क्या, नहीं पता। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, दैट टोटल रेवेन्यू वुड डिक्रीज बट प्रॉफिट में इंक्रीज। इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, में इंक्रीज यहाँ पे अपने को बोलना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट है, टोटल रेवेन्यू आपका कम हो रहा है बट प्रॉफिट बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 7, the demand function of the product X is expressed as Q is equals to 1000 minus 50p, है ना। और आपका Q का वैल्यू क्या रखना है वो आपको पता नहीं है, वेयर Q आपको इक्वेशन में दिया है। प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का आपको बोल दिया गया है, X का प्राइस कितना है 10 रुपीज पर केजी। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। अभी सर ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। सर कहाँ बोला है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 2.26 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है वो देखने को मिलेगा, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू माइनस dq बाई dp इंटू p बाई q, है ना। अभी इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को q इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 50p, इसको मैं डेरिवेटिव अगर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, dq बाय dp। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, राइट, एक मिनट, थोड़ा आराम से लिखते हैं इसको, सो दैट ये जो पीडीएफ है ये आपको जब मैं दूंगा तो आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। सो dq बाई dp अगर मैं करता हूं ना तो क्या होता है, ये 1000 जो है मेरा ये कहां जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और बचा क्या मेरे पास में -50p तो क्या हो गया, डेरिवेटिव में चला गया तो p हट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, -50 बचेगा। अभी ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा 50। अभी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या, प्राइस इलास्टिसिटी को इज इक्वल्स टू dq डिवाइडेड बाय dp इंटू p बाय q, है ना। अभी dq बाई dp आपको पता है 50 है, प्राइस बाय क्वांटिटी, प्राइस क्या है आपका 10 आपका प्राइस है, क्वांटिटी कितना है आपको पता नहीं, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, उस इक्वेशन में प्राइस को रखो, है ना। अभी ये होगा q इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 50 इंटू 10, ओके। सो 1000 माइनस 500, है ना। तो बचा कितना 500, तो यहाँ पे डिवीजन में जाना चाहिए आपका 500, ओके। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा और ये 5 कैंसिल हो गया, बचा गया आपके लिए 1, ओके। द पॉइंट इज यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसा है सर, बट ऑब्वियसली इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव ही होता है तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, राइट। ये dp बाई dq नेगेटिव था ना तो आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव -1 यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। और मैंने एक पॉइंट इंपॉर्टेंटली आपको बोला है, जहां कहीं भी अगर माइनस और प्लस दोनों भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको हमेशा माइनस को ही चूज करना है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होता है, डिमांड का नेगेटिव ही होता है, ओके। यस क्वेश्चन नंबर 8, with respect to the properties of indifference curve which of the following statement is false। properties of indifference curve कहां बताइए, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 2.64 के ऊपर 5 प्रॉपर्टीज अपन इंडिफरेंस कर्व के डिस्कस करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, है ना। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यस बिल्कुल भी सही है। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप लाइन, नेगेटिवली स्लोप्ड होती है क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब बिल्कुल भी क्या हो गया, नेगेटिवली स्लोप्ड हो गया, है ना, ये भी सही है। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पहली बात तो यार दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो यही प्रॉपर्टी क्या है आपका, गलत है ना। क्या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, यस बिल्कुल भी होता है ना। सर कहां बोले तो पेज नंबर 2.64 पे मैं आपको जल्दी से लेके आ जाता हूं, वहां पे आपको ये सारी 5 प्रॉपर्टीज में बता दूंगा, ओके। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। सेकंड, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, एक्सेप्शन दो होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए।
ओके। देन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, को दो आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं मिल सकते। चौथा पॉइंट है यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द हायर इंडिफरेंस कर्व, एंड पांचवा इज इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सिस, राइट। यस, ये 5 अपन ने यहाँ पे पढ़े, तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट योर पॉइंट, क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिया है 10 पर यूनिट, ए दिया है अ प्राइस, अभी यहाँ पे ना प्राइस एट दिस प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड इज 500 यूनिट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.25, एट व्हाट प्राइस द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड वुड बी 20% मोर। अभी पॉइंट इज यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो आपको इन्होंने दिया आपका P1 कितना है, P1 इज योर 10, Q1 कितना है दिया इन्होंने, दैट इज 500 जो आपका सप्लाई का पॉइंट क्वांटिटी है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ दिया, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इलास्टिसिटी अपन इसको बोल सकते हैं, दैट इज 1.25, और आपको बोला कि फाइंड आउट करो किस प्राइस पे आप और 20% क्वांटिटी सप्लाई करोगे। अभी पहले अपने को तो Q2 पता करना पड़ेगा, फिर अपन P2 पता कर सकते हैं। Q2 कैसे आइडेंटिफाई होगा, Q2 आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा है 20% मोर, 20% मोर किसका, प्रीवियस का, प्रीवियसली अपन 500 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, अभी 20% ज्यादा, इसका मतलब 500 का क्या लेना पड़ेगा अपने को, 20% लेना पड़ेगा, फिर उसके अंदर अपने को 500 को ऐड कर देना पड़ेगा, राइट। दिस विल बी योर न्यू क्वांटिटी, है ना। 500 का फिर 20% हो गया 100, और 500 ऐड करके हो गया आपका 600, तो आपको Q2 पता चल गया, दैट विल बी योर 600, है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको अपन लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला में। सर अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, देखो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे परसेंटेज मेथड लगाना चाहिए, आपको यहाँ पे रेशियो मेथड लगाना चाहिए, आपको यहाँ पे आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल भी अप्लाइड नहीं करना है, इंपॉर्टेंटली याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, यस, देखो फिर क्या होगा फॉर्मूला, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। ओके, व्हाट इज Q2, Q2 इज 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू P1 क्या है आपका, P1 है आपका 10, और आपको P2 पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, ये हो गया 10, ये हो गया 1.25। ओके, सो व्हाट विल बी 1.25 इज इक्वल्स टू, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 10, राइट। अभी ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, है ना, और ये कर देंगे 5 2 जा 10। ओके, अभी ये 2 जो है इधर है आपके पास में, लेट से न्यूमरेटर के अंदर x माइनस 10 है, डिनोमिनेटर के अंदर इधर इज इक्वल्स टू के उधर है 1.25, तो क्या करते हैं इसका पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं, फिर इज इक्वल टू के इधर उधर, अभी ये x माइनस 10 जो है उसको इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, 1.25 को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम टू x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1.25, है ना। सो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी 1.6। ओके, तो इससे आंसर आएगा आपका x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस 1.6 प्लस आपको करना पड़ेगा 10, तो हो जाएगा दैट विल बी 11.60, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, सही जवाब बन जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये दो रिच राइवल्स है, एक दूसरे के पार्टी में जाते हैं। एक्स ने देखा कि वाई ने बहुत ही एक्स ने बहुत ही महंगा ड्रेस पहना है, वाई ने देखा कि ऐसा सेम ड्रेस तो मेरे पास भी है, तो उसने बोला कि अभी मैं ड्रेस पहनूंगा क्या, नहीं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन अपने लिए, दैट इज स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट, एक दूसरे को देख के अपन ऐसी चीज बोल रहे कि उसके पास जो है वो मुझे पास नहीं चाहिए, अगर मेरे पास है तो मैं उसको यूज करूंगा क्या, नहीं। सर कहाँ बोला है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर बोला है, पेज नंबर 2.7 के ऊपर अगर आप आते हो तो ये सेम एग्जांपल वहां पे भी अवेलेबल है, बस वहां पे मिस्टर और मिस, मिस्टर की जगह मिस यहाँ पे लिखा है, मिस एक्स और मिस वाई ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स है ना, दैट इज योर स्नोब इफेक्ट का ये एग्जांपल बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। जब 10 क्वेश्चंस अपने अभी हो चुके हैं, विद इन 13 मिनट्स अपन ने किया है ना, और भी आगे आने वाले सारी क्वेश्चंस अपन बहुत ही फास्टली क्विकली कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे से ध्यान देना है ना। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। Next, question number 11. If the income elasticity for the specific type of goods is greater than 1, what does it suggest about the goods? मतलब अगर समझो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो कौन से गुड्स है, वो आपके लग्जरियस गुड्स है। कहाँ बोला है सर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुका है, पेज नंबर 2.40 के ऊपर अगर आप आते हो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स। ओके, यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इज लाइकली टू ऑकर व्हेन, अभी कंज्यूमर सरप्लस कब बढ़ेगा, जब आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कब हो जाएंगी, राइट, व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जब आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पेज नंबर 2.57 के ऊपर आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। ओके, यस, पेज नंबर 2.57, a rise in the price of the goods reduces consumer surplus, a fall in the price of increases the consumer surplus. Okay, yes, चलो next, which tool does the ordinal utility approach uses to analyze consumer behavior and is based on the consumer preference, है ना। ordinal approach कौन सी चीज का यूज करता है, ऐसा आपने को यहाँ पे पूछा है।
ओके, सो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर अपन बात करते हैं, दैट इज अबाउट द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की अपन बात करते हैं, जहां से अपन कंज्यूमर प्रेफरेंस वगैरह निकालते हैं। ओके, पेज नंबर 2.59 के ऊपर आपको ये पॉइंट दिया हुआ है। ओके, यस, चलो फटाफट अभी जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। अ वेरी पॉपुलर अल्टरनेटिव एंड मोर रियलिस्टिक मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर डिमांड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको अपन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, यस, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्राइस 1 रुपए है चाय का, भी थोड़ा ना यहाँ तक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी इरेलेवेंट लगता है, बिकॉज इसका कुछ यूज ही नहीं है ना। यहाँ से पढ़ते देखो, इफ द प्राइस इज रुपीज 30 to 40, मतलब अगर कोई सब्सटीट्यूट गुड्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया टी एंड कॉफी का, कि अगर 30 रुपए से 40 रुपए पर केजी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइसेस अगर बढ़ जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है आपका क्या हो जाए, 10 रुपए से 10 किलो से 15 किलो हो जाएगा। मतलब अगर समझो आपके सब्सटीट्यूट की जो प्राइसेस है, कॉफी की प्राइसेस है, वो 1 किलो के लिए कितनी, पहले 30 थी, अभी कितनी होगी, 40 होगी। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका जो टी का डिमांड है फिर अभी कितना हो रहा है, 10 किलो से 15 किलो हो रहा है, तो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है ना। अभी क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ऐसा इनका फॉर्मूला बनता है। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आर्क इलास्टिसिटी अप्लाइड नहीं करना है, तो चेंज इन क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ, लेट्स से अपन बोल सकते हैं टी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ टी, ऐसा अपने को करना है ना। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, तो मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा विद द प्राइस ऑफ टी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ योर टी, है ना, जो ओरिजिनल वाला है। ओके, सॉरी, प्राइस ऑफ टी नहीं, प्राइस ऑफ मुझे यहाँ पे कॉफी बोलना चाहिए, सो दैट शुड बी करेक्टेड। प्राइस ऑफ कॉफी यहाँ पे है और क्वांटिटी ऑफ टी यहाँ पे है। ओके, यस, चेंज क्वांटिटी के टी में, टी के क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया। ओके, और प्राइस ओरिजिनली कितना था, प्राइस ओरिजिनल था 30, क्वांटिटी ओरिजिनली कितना था, 10 था। बस इसको आपको सॉल्व करना है, 5 2 ज़ा 10, फिर ये हो गए 10 का ये 0 गया, ये गया 0, फिर बचा 3/2, 3/2 विल बी 1.5। और यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभी यहाँ पे सिर्फ 1.5 थे, एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा बोल सकते हैं, दैट शुड बी -1.5। और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। सो 1.5 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, फॉर्मूला टू पेज नंबर 2.44 पे बोला है, आप जाके देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कैलकुलेशन बेस, अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 60% और चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 20%, तो आपका एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी कितना होता है। फॉर्मूला अगेन पेज नंबर 2.47 पे आता हूँ, मैं आपको फटाफट फॉर्मूला दिखा देता हूँ, है ना। दैट इज आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये आपका एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ना। इलास्टिसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी डायरेक्टली परसेंटेज चेंज बोला है तो मैं लिख लेता हूँ 60% डिवाइडेड बाय 20%, तो आंसर विल बी योर 3। और पॉजिटिव है, दोनों भी इंक्रीज की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 16, एट हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कम क्लोजर, है ना। जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो तो आपके एटीसी और एवीसी बहुत ज्यादा पास में आने लगते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है ना। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, पेज नंबर 3.43 के ऊपर ये आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, है ना। देखो, एट लार्ज क्वांटिटी मतलब जब बहुत ज्यादा आप आउटपुट लेने लगते हो ना, आपका जो एटीसी और एवीसी है ये दोनों पहले बहुत ज्यादा गैप में थे, धीरे धीरे गैप क्या होते गए, कम होते गए। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना, वो क्या हो गया, अभी बहुत ही कम हो चुका है, धीरे धीरे वो और भी कम हो जाएगा, है ना। तो जब एवरेज फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम हो गया, इसका मतलब टोटल कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसका, एवरेज टोटल कॉस्ट में, वेरिएबल का ही है। तो जैसा वेरिएबल रिएक्ट करेगा वैसा आपका टोटल कॉस्ट भी रिएक्ट करने वाला है, इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, क्लोज आने लगते हैं। और उनके दोनों का जो गैप है वो भी किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट का ही होता है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो जब एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बढ़ते जा रहा है, तो गैप बिल्कुल भी रिड्यूस होते जा रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट अकाउंट्स फॉर रिलेटिवली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट एट अ लार्जर क्वांटिटी। ओके, यस, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, अ फर्म अगर 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है एट द टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 4 पर यूनिट, 10 यूनिट बनाने के लिए उसको एवरेज कॉस्ट लगने वाला है 7 यूनिट, तो आपको बताना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है फॉर 10 यूनिट्स, है ना। देखो, 3 अलग अलग चीजें बोली। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 5 यूनिट्स बनाते हो तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है पर यूनिट, 4 पर यूनिट। तो क्या मैं टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ क्या इससे, यस, दैट इज AFC प्लस योर क्वांटिटी, कितना हो गया 4 × 5, कितना हो गया 20 रुपीज, मतलब मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 20 का मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है। ओके, देन मुझे इन्होंने दिया कि मेरा 10 यूनिट का एवरेज कॉस्ट कितना है ना। सो एवरेज कॉस्ट ये हो गया आपका 7 और क्वांटिटी आपका था 10,
तो इससे मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ क्या 7 की? यस, कितना हो गया 7 इंटू 10 यानी कि 70। अभी मुझे पता है इस 70 के अंदर 20 क्या है, बिल्कुल भी फिक्स्ड है ना। तो मतलब मैंने ऐसा किया, दैट इज एवरेज फिक्स एवरेज कॉस्ट का या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है पता करते हैं, चलो पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। व्हाट शुड बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट? दैट इज योर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। सो टोटल कॉस्ट कितना है 70, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 20, बचा कितना 50। मतलब ये हो गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट बनाने के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 50। तो व्हाट शुड बी द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर द 10 यूनिट्स? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो टीवीसी है मेरा 50, क्वांटिटी है 10, कितना हो गया 5 रुपए, यानी कि मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5 रुपीज है। ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी, राइट। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, how is the production in the economic sense distinguished from the non market activities performed within the household? मतलब सर नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो अपने घर पे अपन कर रहे हैं, ये अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी नॉन मॉनिटरी, कौन सी नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी है या कौन सी इकोनॉमिक सेंस में मॉनिटरी है? तो वो डिटरमाइन किया जाता है विद द एक्सचेंज इन द मार्केट। मार्केट के अंदर आपको उस चीज के लिए पैसा मिलता है या नहीं, उससे अपन क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, यहाँ पे आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 से पूछा है, टीपी एपी एमपी के ऊपर एक टेबल सॉल्व करना है। टेबल को सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इनिशियल यूनिट के लिए अपने को पता है, इनिशियल इनपुट के लिए टीपी एपी एमपी तीनों भी क्या होता है, सेम होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। देन 2 यूनिट्स के लिए 2 आवर्स ऑफ लेबर के लिए टोटल प्रोडक्ट कितना दिया है 30। अभी एमपी क्या होता है, एमपी इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टीपी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 50 माइनस 20 करके इतना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, अभी एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा भाई, टीपी डिवाइडेड बाय आउटपुट, मतलब नंबर ऑफ आवर्स बोल सकता हूँ। तो मैं कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 2 25। ओके, देन अभी अगेन यहाँ पे 90 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। और क्या ये 30 और 40 का जो मतलब ये 50 और 90 में कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है क्या? यस, बिल्कुल भी सही है। ओके, देन अवर्स ऑफ लेबर 4 अगर अपन लगा रहे, एवरेज प्रोडक्ट अपना कितना है 30, सेम है, रिमेनिंग सेम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एवरेज इनटू अगर मैं अवर्स ऑफ लेबर कर दूं तो मुझे टीपी मिल जाएगा। यस, तो 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। अभी ये दोनों टीपी का डिफरेंस अगर निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एमपी। सो 120 माइनस 90 करूंगा तो कितना आ गया 30। तो ये टेबल हो गया सॉल्व, तो 2 आंसर मिल जाएंगे। देखो, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड आवर ऑफ लेबर? सेकंड आवर ऑफ लेबर का एमपी कितना है, सो दैट विल बी योर 30, ऑप्शन नंबर सी, है ना। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट फॉर द थर्ड आवर ऑफ लेबर? थर्ड आवर ऑफ लेबर का एवरेज प्रोडक्ट कितना है, वो भी कितना आया आपके लिए 30, है ना। यस, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऐसे 20 क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं। ओके, विद इन 22 मिनट्स ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे भी आने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। जरूर जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1.5 डे स्ट्रैटेजी का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो वो भी वीडियो जाके देखिए कैसे 1.5 दिन में पढ़ाई होने वाली है ना। और MTP नंबर 10 भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी देखें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना। सारे ही MTPs बिफोर द एग्जाम आपको देख के जाने हैं, याद रखें। ओके, 1.5 डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक अवेलेबल रहेगी, बिल्कुल भी जाके देखो। और 1.5 डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसका PDF भी मैं आपको ड्राइव की लिंक बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 21 की तरफ। ओके, व्हेन डज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिकम रिलेवेंट? देखो, अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पेज नंबर 3.22 के ऊपर आपको जो है वो इसका आंसर मिलने वाला है कि आपने कब ये लॉ यूज करने चाहिए। ओके, यस, चलो फटाक से आ जाते हैं। इन द शॉर्ट रन आपका जो इनपुट रिलेशनशिप होता है वहां पे आपका लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप यहाँ पे क्या करते हो, यूज करते हो, जहां पे एटलीस्ट है ना एक आधा इनपुट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ओके, एक आधा इनपुट फिक्स होना चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल रहे तो भी चलेगा। ओके, यस, तो ये शॉर्ट रन की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? अभी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में आता है, तो उसका एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेज नंबर 3.29 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ओके, यस, पेज नंबर 3.29 पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यस, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होता है, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन रिलेटिव टू एन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो सही, जैसे जैसे आपके इनपुट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके आउटपुट भी बढ़ेंगे, बस आउटपुट का जो ग्रोथ रेट है वो इनपुट के ग्रोथ से क्या होगा, कम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। ओके, यस, तो टोटल आउटपुट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड ओवर सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट बट सडनली जंप टू अ न्यू हायर लेवल? मतलब क्या है भाई, कुछ टाइम फिक्स है देन बढ़ रहा है, कुछ टाइम फिक्स है देन बढ़ रहा है, ये कैसा है, ये है यह आपका स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। पेज नंबर 3.41 के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। यस,
यस यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, कुछ कॉस्ट इंक्रीज होते हैं इन द स्टेयर स्टेप फैशन, कुछ टाइम के लिए फिक्स है, देन अगेन क्या होगा, सडनली जंप करेगा टू अ न्यू हायर लेवल, जैसे जैसे आपका आउटपुट एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड जाता है। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब कौन सा इसमें से दिया हुआ ऑप्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाएगा और उसको अपन अकाउंटिंग कॉस्ट मानते हैं, है ना सर। अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में कहां बोला है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 3.35 के ऊपर आपको अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में देखने को मिलेगा कि जो भी वेजेस अपन वर्कर्स को देते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, वो क्या है, वो आपके लिए अकाउंटिंग कॉस्ट मान लिए जाते हैं। यस, वो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है और वो आपका अकाउंटिंग कॉस्ट का भी पार्ट बनता है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, आपका वेजेस पेड टू द वर्कर्स। ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का, कि आपको पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑफ संक कॉस्ट कितना है बताओ, है ना। अभी संक कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई, ऐसा खर्चा जो आपने एक बार कर दिया और वो आगे आपके लिए बिल्कुल भी अभी चेंजेबल है क्या, नहीं, आप उसको भी बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते, उसको अपन संक कॉस्ट बोलते हैं। ओके सर, संक कॉस्ट में क्या क्या आता है, सो जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, R&D का खर्चा है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स वगैरह आपने जो भी किए हैं, फिक्स फैसिलिटीज आपने जो लगा रखी है, रेलवे लाइन जैसी अगर चीजें हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। ओके, जो खर्चा एक बार हो गया अभी उसको अपन चेंज कर सकते क्या, नहीं, और उससे कुछ अभी रिटर्न्स भी आने वाले क्या, नहीं। सो क्या क्या आएगा देखो, एक तो आएगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा और दूसरा आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, मतलब कितना हो गया, 150 प्लस 5, 100 हो गया 55, 155 करोड़, दैट शुड बी योर आंसर। यस यस यस, जल्दी से बोलो समझ में आ रहा है क्या, है ना, आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करो, बताओ कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा के ले रहे हो, और ऐसे ही वीडियोस आप बिल्कुल डालते रहिए, एंड चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और कमेंट भी करें भाई, राइट, क्योंकि इसके वजह से बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा और उनका भी फायदा होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 26, द सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन इज, अभी शॉर्ट रन के अंदर जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सप्लाई कर्व होता है वो किसके जैसा होता है, वो होता है बिल्कुल भी आपके मार्जिनल कॉस्ट के जैसा। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर बोला है, पेज नंबर 4.33 के ऊपर आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। चलो मैं फटाक से आपको वहां पे लेके जाता हूं, देखो ये है आपका दैट इज एमसी कर्व और ये है आपका सप्लाई कर्व। तो एमसी कर्व, सप्लाई कर्व जैसा कौन है शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, वो है आपका एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बट वो भी कब, जब वो क्या करता है, एक बार जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ना उसके ऊपर चले जाता है तब, उसके पहले क्या नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के एक बार ऊपर जाने के बाद एमसी कर्व विल बी इक्वल टू योर सप्लाई कर्व, राइट। सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवीसी हैज द आइडेंटिकल शेप ऑफ द फर्म्स सप्लाई कर्व, राइट, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, है ना। सो that is the portion of the marginal cost curve which lies above the minimum point of ABC, उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्म के लिए सप्लाई कर्व बोल सकते हैं। ओके, 3 मेजर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो ये जो मार्केट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मार्केट का एग्जांपल है, ये कौन से टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है, ये आपको यहाँ पे पूछा है। सो ये आपका जो है वो फ्यू सेलर्स की अपन बात कर रहे हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी योर मोनोपोली मार्केट, है ना। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको पेज नंबर 4.56 पे ये एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है ना। यस, देखो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो है वो फ्यू कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फ्यू ही लोग होते हैं, 2 to 10 ही सेलर्स होंगे मार्केट के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल में भी लिखा था कि मोबाइल टेलीफोन की जो कंपनीज होती है वो क्या है, वो आपके लिए एक ओलिगोपोली का पार्ट बन जाती है। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 28 अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिया है 1 यूनिट का 10, 2 का 5 एंड 3 का 3, तो आपको बता रहे टोटल रेवेन्यू क्या होता है। सो टोटल रेवेन्यू इज समेशन ऑफ नथिंग बट व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ऐड कर दो 10 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, सो 18 विल बी योर टोटल रेवेन्यू। यस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ऐसा मैं बोल सकता हो। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4.8 के ऊपर आपको टोटल रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, है ना। विच मार्केट कवर्स अ वाइडर एरिया सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 के अंदर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अलग अलग मार्केट्स पढ़ते हैं, वहां पे अपने को ये पॉइंट देखने को मिलता है कि रीजनल मार्केट को अपन क्या बोलते हैं कि इसके अंदर वाइडर एरिया भी होगा जहां पे फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड क्लस्टर्स ऑफ स्टेट्स आ जाते हैं। कहां पे सर, रीजनल मार्केट के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन शुड अ कॉम्पिटिटिव फर्म कंसिडर शटिंग डाउन इट्स प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म ने अपने धंधे को कब बंद करना चाहिए, ये अपने को समझता है प्रिंसिपल नंबर 1 के अंदर, है ना। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4.13 के ऊपर आपको ये प्रिंसिपल जो है वो बताने वाला है कि कब अपन ने धंधे को बंद कर देना चाहिए। अ कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन इट्स
शट डाउन इफ द प्राइस इज बिलो द एबीसी। अगर आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, यानी कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल आपको जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, मार्केट प्राइस है, अगर वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी बिलो है तो आपने धंधे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल भी कहां जाने वाले हो, लॉसेस में ही जाने वाले हो। सो व्हेन द प्राइस इज बिलो एबीसी तब आपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर देना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है विद इन 30 मिनट्स। ओके, ऐसे ही आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करने वाले। यस, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई विद नो चेंज इन द डिमांड। मतलब क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ेगा अगर सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिमांड में कोई चेंज है क्या, नहीं। सर ये कहां एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 4.21 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिखेगा कि अगर सप्लाई कम कर दोगे सो यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, राइट। इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट। सप्लाई कम हो गया तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइसेस शुड गो अप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, इन केस ऑफ डिमांड डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इंक्रीजिंग। अभी यहाँ पे दोनों कंडीशंस है, डिमांड आपका कम भी हो रहा है और सप्लाई आपका बढ़ भी रहा है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना। अभी दोनों देखो इनवर्स रिलेशनशिप बात कर रहे हैं, डिमांड कम हो गया, सप्लाई बढ़ गया, है ना। इससे क्या होना चाहिए, इससे आपकी प्राइसेस कम होनी चाहिए, राइट। कहां बोला है सर, पेज नंबर 4.23 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये जवाब दिखेगा, राइट। यस, चलो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लेके आ रहा हूँ। देखो क्या बोला है, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स बट नथिंग कैन बी सर्टन अबाउट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या होगा वो हमको पता नहीं, बट हमको ये पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस बिल्कुल भी क्या होने वाली, फॉल होने वाली है। सो इक्विलिब्रियम प्राइसेस फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन रिकार्डोज व्यू व्हाट डज एक्सचेंज वैल्यू रिप्रेजेंट्स। मतलब एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या है, पेज नंबर 4.3 के ऊपर आपको बताया है चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 के अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज वैल्यू। सो वैल्यू इन एक्सचेंज और इकोनॉमिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मे बी ऑब्टेन्ड इन द मार्केट इन एक्सचेंज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपको मार्केट में कितना पैसा देना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं। और एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है मार्केट के अंदर फॉर द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से, है ना, डिमांड एंड सप्लाई वगैरह के हिसाब से। सो What is the exchange value represents? It represents power in exchange over purchasable commodities in general। आप कितने गुड्स खरीद सकते हो फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, यस सर, टैल्कम पाउडर ये कौन से मार्केट का एग्जांपल्स है, ये डायरेक्टली एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 में देखने को मिलेगा, पेज नंबर 4.46 के ऊपर, कि भाई टैल्कम पाउडर किस चीज का एग्जाम्पल माना गया है। ओके, यस सॉरी, पेज नंबर 4.57 के ऊपर आ जाओ, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। यस, आ जाओ, देखो टैल्कम पाउडर इज एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, जहां पे गुड्स इज सोल्ड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। टैल्कम पाउडर इज एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। सर डायरेक्टली मॉड्यूल से बता रहा हूँ, हर एक चीज, हर एक पॉइंट मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो वहां से डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट अपने को एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल दिया है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसके प्रोडक्ट के लिए, जहां पे कंपनी ने आइडेंटिफाई किया कि अपन अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स को चार्ज कर रहे हैं तो अपन डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, है ना, बेस्ड ऑन द विलिंगनेस टू पे। सो ये पॉसिबल कौन से मार्केट के अंदर होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपके मोनोपोली मार्केट में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, दैट इज पेज नंबर 4.46 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि आईटी सेक्टर में जो है वो क्या किया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ओके, सो प्रोडक्ट सेल्स टू अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विसेज बायर अलग अलग जगह के हैं तो उनको अपन अलग अलग प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं। ओके, यस। Next, question number 36. According to the kinked demand curve hypothesis, why does a demand curve facing an oligopolist have a kink at the prevailing price level? मतलब प्रिवेलिंग प्राइस पे ओलिगोपोलिस्ट में किंक क्यों देखा जाता है, यहाँ पे सवाल है। ओके, पेज नंबर 4.61 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि किंक्ड डिमांड कर्व में किंक क्यों आता है, राइट। यस, देखो क्या बोला, द डिमांड curve above the prevailing price is highly elastic and the segment of the demand curve below the prevailing price is इनइलास्टिक, है ना। उसके ऊपर प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर, ये आपका पी क्या है, प्रिवेलिंग प्राइस, इसके ऊपर आपका डिमांड कैसा है, हाईली इलास्टिक, और इसके नीचे क्या है, हाईली इनइलास्टिक है। इसके लिए यहाँ पे अपने क्या दिखा है, किंक दिखाई देता है, एक चेंज जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द सेगमेंट अबव प्राइस इज इलास्टिक एंड बिलो प्राइस इज इनइलास्टिक। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 37, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, राइट, इसको हम बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। पेज नंबर 4.62 के ऊपर आपको ये आंसर दिखाई देगा, राइट। यस, पेज नंबर 4.62, है ना,
दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे ओनली सिंगल सेलर एंड ओनली सिंगल बायर इज अवेलेबल, दैट इज बायलैटरल मोनोपोली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अभी मोनोपोलिस्ट कंपटीशन किसे बोलेंगे, पेज नंबर 4.52 के ऊपर अपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहां पे कई सारे सेलर्स होते हैं और जहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन पता करने के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा प्रिंट मिस्टेक है, क्या है मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 के अंदर आते हैं पहले और अपन देखते कि किसको अपन इक्विलिब्रियम बोलने वाले हैं। सो इक्विलिब्रियम विल बी कंडीशंस दो होती है इक्विलिब्रियम होने के लिए। सबसे पहला कंडीशन इज एमआर इज इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए और दूसरा कंडीशन इज एमसी कर्व शुड कट एमआर फ्रॉम द बिलो। ये जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब अपन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ओके, यस, अभी यहाँ पे ऑप्शन में ना, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नंबर डी जो दिया, देखो वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी इज इक्वल्स टू देना भूल गए, एंड MC curve cuts MR from the below, that is option number D is your correct, है ना। और अगर MC equals to MR दिया नहीं तो यार थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक वहां पे है। ओके, यस, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर्स। अभी कौन से मार्केट में लोग प्राइस टेकर्स होते हैं, पेज नंबर 4.30 के ऊपर आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि जो भी आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला पार्ट है वहां पे क्या होता है, सभी जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर्स होते हैं। कोई भी प्राइस मेकर है क्या, नहीं, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, यस, 40 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे हो चुके हैं विद इन 35 मिनट्स। यस, बहुत ही अच्छे से जो है वो सारा टॉपिक चल रहा है, सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही आगे भी करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में, जरूर जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। ओके, यस, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या बोलते हैं सर इसको, इसको अपन बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। कहां बोला है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.4 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इसको अपन क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, दैट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, यस, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, नेक्स्ट अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अपने को यहाँ पे पूछा व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर आपको दिया है 2020 और 2021 का 2 साल का, और आपको पूछा इन्फ्लेशन रेट क्या है बताओ। सर इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला कहाँ पे दिया है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.5 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला मिल जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 इनटू 100, तो आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन रेट क्या है। ओके, यस, अभी यहाँ पे फॉलो अपन फॉर्मूला लगा के क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट इन 2021 कितना है। सो 2021 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, इट इज 157.33। देन 2020 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 140.75 डिवाइडेड बाय 140.75। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो यहाँ पे मेरा आंसर विल बी 11.78%। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे आंसर आ रहा है, कहाँ फॉर्मूला दिया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेशन ही है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है ना। आपको जीडीपी दिया है एमपी, जीडीपी एमपी कितना है 6700 करोड़, डिप्रिसिएशन दिया 530 करोड़, देन आपको बोला वैल्यू फाइंड आउट करो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना। तो देखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनडीपी एमपी इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज योर जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। ये आपका फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला कहाँ बोला है, पेज नंबर 6.7 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको फॉर्मूला भी दिखाई दे जाएगा, है ना। यस, पेज नंबर 6.7 पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ और वहां पे आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो एनडीपी एमपी इज जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। यस, तो कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एमपी क्या है 6700 करोड़ डिवाइडेड बाय माइनस 530 करोड़, है ना। तो कितना बचेगा आपके पास में, आपके पास में बचने वाला है 6170 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सपोज कंजम्पशन इन इकोनॉमी दिया है सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से इज इक्वल्स टू लिखना भूल गए, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.5 आई एंड इन्वेस्टमेंट आई इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0.15 आई। ओके, यस, तो व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को इन्होंने बोला है। ओके, यस, अभी सर इसका फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 6.47 के ऊपर आ जाओ, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो वहां पे आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। व्हाट इज योर इक्विलिब्रियम, है ना, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है। सो ये फॉर्मूले से अपन ने कई क्वेश्चंस मॉड्यूल में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो वही यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अभी y आपको पता नहीं है, कंजम्पशन आपको पता है दैट इज 30 प्लस 0.5 y है। ओके, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट पता है दैट इज 12 प्लस 0.15 y है। ओके, यस, तो 30 प्लस 12 कर देंगे दैट इज 42 प्लस दोनों y को ऐड कर देंगे दैट इज 0.65 y। ओके, और ये हो गया आपका y, है ना। सो अभी क्या करते हैं, y माइनस 0.65 y इज इक्वल्स टू
42 ऐसा करते हैं। तो कितना बचेगा, सो y जितना भी बचा उसको क्या करते हैं इज इक्वल्स टू के फिर से उधर लेके जाते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका होना चाहिए दैट इज 0.35, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 120। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। ओके यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। अभी मिक्स्ड इनकम किसको बोला जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको बोला है, पेज नंबर 6.19 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको मिक्स्ड इनकम का डेफिनेशन दिया है ना। सो जो भी आपके जॉब वाले लोग हैं ना उसके केस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि लेबर एलिमेंट और कैपिटल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना और उनकी इनकम कैलकुलेट करना, जिसको मैंने क्या बोलते हैं मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, जहाँ पे दोनों भी चीज़ें है ना, अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग सोर्सेस से आपको क्या होता है इनकम होता है, तो उसको अपन मिक्स्ड इनकम बोलने लगते हैं, जहां पे डिफिकल्ट टू सेपरेट हो जाए, है ना। सो कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, उसको अपन क्या बोलते हैं मिक्स्ड इनकम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज डिस्पोजेबल इनकम रिप्रेजेंट, डीपीआई डिस्पोजेबल इनकम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.11 पे अगर आप आते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या है। सो डिस्पोजेबल इनकम इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन और सेविंग, मतलब टैक्स वगैरह भरने के बाद में अपने हाथ में कितना पैसा बच जाता है खर्चा करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बोलते हैं। देखो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स करके आपको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। सो टोटल इंडिविजुअल इनकम हैविंग फॉर कंजम्पशन और सेविंग, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे करेक्ट। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द फेजेस इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन से फेजेस आते हैं। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.15 के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है इसके बारे में आपको मिल जाएगा, है ना। सो फेजेस इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेमली प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। ओके यस, ये आपके 3 फेजेस होते हैं, है ना, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन इन द कंप्यूटेशन ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम में कौन सा लिमिटेशन नहीं है, ऐसा आपको पूछा है ना, दैट इज नहीं है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर 6.28 पे आपको कई सारे लिमिटेशंस के बारे में बताया। देखो इशू ऑफ ट्रांसफरमेंट क्या लिमिटेशन है क्या, यस। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, है ना, क्या ये लिमिटेशन है क्या, यस, है ना। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी डिफिकल्टी है क्या, यस। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अभी ये कंप्यूटेशन में वैसे भी आता नहीं है क्योंकि भाई इसमें कोई वैल्यू की बात नहीं है, इसमें क्वालिटी की बात है। सो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द लिमिटेशन, बाकी तीनों भी आपके लिमिटेशंस है। पेज नंबर 6.28 के ऊपर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये सारे लिमिटेशंस वहां पे आपके लिए दिए गए है, दैट इज इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स एंड डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट, यस, डिफिकल्टीज लिमिटेशंस, है ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, which method measures the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of a country over an accounting year by consolidating production of each industry less intermediate phases purchases from all other sectors। तो इसको अपन क्या बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, कि ईच एंड एवरी प्रोसेस पे ईच एंड एवरी फाइनल गुड्स पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ उसको काउंट करना, ये उसका काम है। पेज नंबर 6.16 पे आपको ये मेथड के बारे में दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के ये सारे सवाल अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। वैल्यू एडेड मेथड जहाँ पे ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये चेक करेगा कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना जो है वो ईच एंड एवरी ईयर एडिशन हुआ है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल से सारे लाइन उठा के यहाँ पे इन्होंने पूछे, तो मॉड्यूल पढ़ना इज मस्ट, मैं हमेशा से बोलते आया था मॉड्यूल पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, और एमटीबी में वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। यस, 3 सेक्टर मॉडल के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी में व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। पेज नंबर 6.56 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यस, चैप्टर नंबर 6 अगेन यूनिट नंबर 2 यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, है ना। यस देखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके यस, 50 क्वेश्चन अपने यहाँ पे हो चुके हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बचे हुए 50 क्वेश्चंस भी अपने को डिस्कस करना है, तो जल्दी से कमेंट में जाके लिख दो यस 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 सर, हम पास होने वाले हैं, आपके एमटीबी से हमें फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा आप समझाते हो, और क्विकली अपन जो है वो बचे हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर देंगे। मोटा मोटी अभी देखो कितना टाइम हो चुका है, तो 40 मिनट हो चुके हैं, है ना, और यहाँ से और 20 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट यानी कि सेम 40 मिनट और लगेंगे, तो आपका पूरा ही एमटीबी अच्छे से कवर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द केनीशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन, है ना, अभी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करता है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.68 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। दैट इज अकॉर्डिंग टू द केनीशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से पूछा गया।
है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनएनपी एमपी। सर एनएनपी एमपी का फॉर्मूला कहाँ है, पेज नंबर 6.8 पे, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, है ना। एनएनपी एमपी के यहाँ पे 3 फॉर्मूला दी, दैट इज जीएनपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, एनडीपी एमपी माइनस एनएफआईए, जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए माइनस डिप्रिसिएशन, है ना। ये 3 फॉर्मूलाज है, तो कौन सा नहीं है ये आपको फाइंड आउट करने का है। सो एनएनपी एमपी इज एनडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला नहीं है। हर जगह यहाँ पे आईसीआई बिल्कुल भी इज इक्वल्स टू डालना भूल चुके, वो आप अज्यूम कर लो, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 53, state level estimates are typically prepared by the state income units of the relative respective states. Which organization is primarily responsible? चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1, अगेन पेज नंबर 6.27 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आंसर मिल जाएगा, है ना। यस, देखो, द स्टेट लेवल्स एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट इनकम यूनिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड डायरेक्टरेट्स बाय द डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दैट इज डीईएस, है ना। यस, तो डीईएसएस ये लोग जो है ये इसको बनाने का काम करते हैं, ऐसा बोला हुआ है। ओके, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ओके, व्हाट विल बी द टोटल इनकम if the value of the average propensity to consume is 0.45 and total consumption is 900, तो आपका टोटल इनकम क्या होगा, आपको पूछा है, राइट। टोटल इनकम, अभी पहले तो इसको समझने के पहले ना अपन समझते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला विल बी टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल आपका इनकम। ये इससे आपको पता चलता है व्हाट इज योर एबीसी। कहाँ बोला है सर, पेज नंबर 6.40 पे, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 2 के अंदर सॉरी, आपको ये फॉर्मूला दिखाई देता है, दैट इज टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। अभी टोटल कंजम्पशन कितना है, 900, टोटल इनकम आपको पता है क्या, नहीं, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू के इधर लेके आओ, इसको इज इक्वल्स टू के उधर भेज दो, तो क्या हो गया, दैट इज टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 0.45, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी योर आई थिंक इधर 2000, है ना, 2000 करोड़ आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 55, जीडीपी एमपी आपको कैलकुलेट करने को बोला है फ्रॉम दिस गिवन डेटा, है ना। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 6.7 पे आपको इसका फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा, है ना। पेज नंबर 6.7 पे मैं आपको फटाक से लेके चलता हूँ और आपको ये फॉर्मूला दिखाता हूँ, दैट इज एनडीपी एमपी का फॉर्मूला है वैसे तो, दैट इज जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को उधर लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू, और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो बस आपको यही करने का है ना। या फिर जीएनपी से अगर मैं फॉर्मूला निकालने की बात करूं, ओके, जीएनपी से अगर मुझे निकालने का है तो मैं क्या करूंगा भाई, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए है, तो इसको एनएफआईए को उधर भेज दूंगा, तो एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी मिल जाएगा। बस यही गेम है, और कुछ भी है क्या, नहीं। तो मतलब यहाँ पे दिया है जीएनपी एमपी 1100 रुपए, एनएफआईए दिया है 200 रुपए, डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ लेना देना है नहीं, तो क्या करूंगा, 1100 माइनस 200, आंसर विल बी 900, तो 900 मेरा आ गया, दैट इज 900 करोड़ इज माय जीडीपी एमपी। फॉर्मूला 6.7 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, when there is a fall in the level of investment, employment and producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy, what is indicated this, मतलब सर जब आपकी इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट सब कम होते जा रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, चैप्टर नंबर 5 है ना, से ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.5 पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि जहां पे डिमांड जो है वो आपकी कम होते जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है, आपके लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पे फॉल आ रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट, सर ऐसा कौन सा टर्म है जहां पे लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाए बिजनेस साइकिल का, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी हाई हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बिल्कुल भी लोएस्ट है, तो वो अगेन आपका होता है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ पीक, ट्रफ और डिप्रेशन अपन उसको बोल सकते हैं, है ना। उसको अपन क्या बोलेंगे, पीक नहीं बोलेंगे, ट्रफ और डिप्रेशन अपन बोलते हैं, जहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, डिमांड बिल्कुल भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, प्राइसेस डिक्लाइन होने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने लगती है। ओके, यस, एंड बिल्कुल भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, आपकी बॉटम पे चली जाती है, राइट। ऐसे सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं ट्रफ एंड डिप्रेशन, अपन इसको बोलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 58 पे आता है, दैट इज बिजनेस हुज फॉर्च्यून इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ is known as or is referred to as, राइट। चैप्टर नंबर 5 का सवाल है, पेज नंबर 5.14 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो पेज नंबर 5.14 के ऊपर अपन आते हैं एंड वहां पे आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा, दैट इज बिजनेस हुज फॉर्च्यून्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर रेफर्ड एज अ साइक्लिकल बिजनेस। क्या बोलने वाले अपन इसको, साइक्लिकल बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Okay, question number 59, during what time production of weapons and arms etc increases and most of the resources of the country are diverted for the production, right। पेज नंबर 5.12 के ऊपर अगर आप आते हो चैप्टर नंबर 5.5 के अंदर, है ना, तो वहां पे अपने को देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशंस जो भी प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वगैरह है, आर्म्स है, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और सारी रिसोर्सेज कंट्री के उस चीज पे लग जाते हैं।
ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 60, इन अ रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल प्रोसेस ऑफ रिवर्सल, है ना, इज इनिशियली फेल्ट इन विच मार्केट। ओके, रिवर्सल कौन से मार्केट में अपने को देखने को मिला, ये अपने को पूछा है। पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.6 के ऊपर आपको जो है इसका आंसर देखने को मिलने वाला है। ओके, यस, देखो, सो द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। यस, तो ऑप्शन नंबर बी, हमें थोड़ा ऊपर नीचे इन्होंने दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी इधर देना चाहिए था सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहे हैं, देखो, सराहा ने क्या किया भाई, उन्होंने क्या किया, उनके पास एक कार थी, वो एक कार सेलर है, प्राइवेट कार सेलर है, सेकंड हैंड। तो उनको क्या किया, उन्होंने जॉन को बोला कि भाई हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सी कार है। तो जॉन, सॉरी, सराहा ने जो है कार परचेस करना है, और जॉन सेलर है। जॉन ने क्लेम किया कि कार बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जबकि जॉन को ये पता है कि कार जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, उसका पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है, और उसने उसको रिपेयर किया है, और अभी वो उसको बेच रहा है, बट उसने ये इन्फॉर्मेशन किसी और को बताई नहीं है। सो इसके अंदर कौन सा इकोनॉमीज ऑफ दिस सिनेरियो इलस्ट्रेट, ये कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे सेलर के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट बायर को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है ना। बायर के पास में मार्केट में और अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो गलत गाड़ी खरीदने जा रहा है। सर इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लेमन्स प्रॉब्लम, राइट। मार्केट में जब बेटर क्वालिटी अवेलेबल है, बट आपने पुअर क्वालिटी खरीद लिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेमन्स प्रॉब्लम बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 7.30 के ऊपर आपको ये लेमन्स प्रॉब्लम के बारे में देखने को मिलेगा। वहां पे डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीटेड स्टडीज एग्जांपल्स बताते हैं कि यहाँ पे लेमन्स प्रॉब्लम किया गया है, और यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया है इन्होंने कि सेकंड हैंड कार के लिए यहाँ पे ये एग्जांपल अपन देखने वाले हैं। ओके, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। ओके, यहाँ पे पूछा है दैट इज अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे अपने को बोला है प्राइमरी डेफिसिट दिया है 3,500 करोड़, और 20,500 करोड़ अपने को दिया है नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। अपने को बोला है व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट। अभी इसका फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 में बनता है। पेज नंबर 7.64 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा, है ना। ओके, यस, पेज नंबर 7.64 पे आते हैं। ओके, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, ये यहाँ पे अपना फॉर्मूला बनता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। अभी अपने को निकालने का फिस्कल डेफिसिट, तो क्या करेंगे सर, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी को इज इक्वल्स टू के उधर ढकल देंगे, है ना। तो यस, तो व्हाट विल बी योर फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, राइट। ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाए। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया 3,500 करोड़, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी हो गया 20,500 करोड़, तो टोटल कितना हो गया 24,000 करोड़। सो 24,000 करोड़ इज योर प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट, ऐसा अपन। यस, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे बात कर रहा है, दैट इज विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द स्टेट्स, इसके बारे में। सो चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 7.12 पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ये लाइन इन्होंने मेंशन करके दिया है कि आपको कौन से आर्टिकल्स की यहाँ पे बात करनी है। सो आर्टिकल नंबर 268 से लेकर आर्टिकल नंबर 281 जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो आपको बात करता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द स्टेट्स के बारे में। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 दैट इज रिचर्ड मुसग्रेव ने 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी का बात किया है, तो वो कौन से 3 ब्रांचेस है ना। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 के अंदर इन्होंने 3 ब्रांच बोले, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 7.4 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। ओके, पेज नंबर 7.4 पे चलते हैं। चलो देखो, ये आ गए आपके 3 पॉइंट्स। यस, चलो, सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल भी सही है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट के कौन से वर्डिक्ट के अंदर यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को सेम पावर है अंडर द जीएसटी लॉस, ये कहां पे बोला है, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 7.14 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टेट्स और सेंट्रल ये दोनों भी गवर्नमेंट को क्या है, सेम ही पावर्स है, ऐसा मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में बोले वाला है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक्सटर्नल डेट कौन मैनेज करता है। ओके, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी यहाँ पे आईसीआई ने 2 ऑप्शंस दिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, अभी एक्चुअली आईसीआई ने 2 ऑप्शन दिए हैं, दैट इज एक तो आईसीआई का बोलना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अभी इसका आंसर कहां मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.60 पे अगर आप आते हो तो वहां पे इसका आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, और देखो यहाँ पे बोला है इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट दैट इज एक्सटर्नल डेट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड अगर एक्सटर्नल डेट की मैं बात करूं तो ये मैनेज किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और आईसीआई ने यहाँ पे क्या दे दिया,
रॉन्ग, राइट। तो आईसीआई यहाँ पे क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर शुड बी बी एंड सी। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर आईसीआई ने दो आंसर दिए। व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन? सो आईसीआई का बोलना है कि इंप्लीमेंट austerity measures and decrease the government spending and levy of new taxes and raise the existing taxes। ऑप्शन नंबर बी या सी आप दोनों लिखो, कोई भी बिल्कुल भी सही है। चैप्टर नंबर 7 का ये आपका सवाल बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, which of the following are the considered for the tools for fiscal policy? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पेज नंबर 7.76 के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, यस। सो यहाँ पे चार टूल आईसीआई ने बोले हैं, दैट इज टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड योर गवर्नमेंट बजट। ये चार टूल है आपके आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी अपन ने सॉल्व किया है। प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पे पूछा है, पहले अपन ने फिजिकल डेफिसिट निकाला था, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, फॉर्मूला रिमेन द सेम। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.64 के ऊपर आपको फॉर्मूला दिया है। ओके, व्हाट इज योर प्राइमरी डेफिसिट आपको यहाँ पे पूछा है। ओके, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला जो आपका बनता है दैट इज योर फिजिकल डेफिसिट, है ना। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी तो उस पर ध्यान मत दो। फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। गड़बड़ गड़बड़ में थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। फिजिकल डेफिसिट कितना है सर, 24,000 माइनस योर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी विल बी 2,000, तो कितना हो गया 22,000। यस, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट कितने का है, 22,000 करोड़ का होता है। ओके, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, लोन्स रेज्ड एंड ऑल मनीज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स आर क्रेडिटेड टू। कहां पे क्रेडिट करके आ जाएगा, सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अपन क्रेडिट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.65 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। दैट इज ये सारी चीजें कहां क्रेडिट हो जाएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होने वाली है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 71 अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का है ना। यहाँ पे आपके जो अर्विंग फिशर है उन्होंने क्या बोला है, दैट इज एमवी इज इक्वल्स टू पीटी। ये एक्सचेंज का इक्वेशन उन्होंने वहां पे दिया है ना। एम कितना दिया है सर आपका 500 करोड़ है। ओके, वी कितना है आपका 5 है, वेलोसिटी है ना। टी आपको बताया है दैट इज 10,000 ट्रांजैक्शंस एंड पी आपको कैलकुलेट करना है। ओके, क्या करेंगे, सो ये 500 इंटू 5 हो गया 2,500 करोड़, डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा 10,000 इज इक्वल्स टू पी। 10,000 को इज इक्वल्स टू के इधर लेके आए, मल्टीप्लाई से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, सो दैट विल कम टू द 25 lakhs। ओके, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ पी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि मॉनेटरी बेस अगर आपका 250 करोड़ का है और ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर मनी सप्लाई है आपका 1,000 करोड़ का, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, राइट। सो फॉर्मूला दिया है आपके चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 8.28 के ऊपर, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ योर मनी मल्टीप्लायर। ओके, यस, सो फॉर्मूला विल बी मनी सप्लाई डिवाइड बाय योर मॉनेटरी बेस, है ना। यस, चलो देखो, मनी सप्लाई कितना है आपका 1,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 250 करोड़ आपका मॉनेटरी बेस, तो व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी द 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का, कि मनी सप्लाई के अंदर चेंज कितना है ये आपको कैलकुलेट करने का है। कहां मिलेगा सर इसका फॉर्मूला, पेज नंबर 8.33 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका फॉर्मूला मिलने वाला है। ओके, यस, चलो देखो, चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो इनटू चेंज इन रिजर्व्स। ये आपका यहाँ पे मॉनिटरी बेस और मनी सप्लाई के अंदर फॉर्मूला बनता है। सो चेंज इन मनी सप्लाई आपको कैलकुलेट करने का है। सो चेंज इन मनी सप्लाई विल बी 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो इनटू चेंज इन रिजर्व्स, है ना। यस, सो 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो क्या है, दैट इज 0.10 इनटू रिजर्व्स कितना है आपका 1,000, सो आंसर विल बी योर 10,000, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। मनी के 3 फंक्शंस होते हैं, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 के अंदर बताए वाले हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। पेज नंबर 8.2 पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे, है ना। यस, पेज नंबर 8 पॉइंट पे 3 फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं है, इजीली रिप्रोड्यूसिबल बाय पीपल, ये आपका फंक्शन नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर्जन ऑफ रिस्क इज प्रोपाउंडेड बाय, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 8.18 पे समरी के अंदर आपको ये दिया है कि अवर्जन ऑफ रिस्क ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, 8.18 पे आता हूं मैं तो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अवर्जन ऑफ रिस्क इज प्रोपाउंडेड बाय द टॉबिन। टॉबिन ने आपको बताया, दैट इज द जेम्स टॉबिन, ये इनका नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 पे आता है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 के अंदर दिया है,
पेज नंबर 8.25 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज सेंट्रल बैंक जो इशू करता है ना मनी, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन फिएट मनी। ओके, यस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 अगेन चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 से कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेस रिजर्व, है ना। पेज नंबर 8.30 के ऊपर अगर आप आगे आते हो तो वहां पे आपको एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला देखने को मिलता है, दैट इज एक्सेस रिजर्व इज इक्वल्स टू टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व, है ना। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है कि आरबीआई कौन सा डेटा पब्लिश करता है हर 6 मंथ्स को, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, कहां बोला है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 8.50 के ऊपर बोला है कि आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने को क्या करता है, अपडेट करता है या रिपोर्ट करता है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, यस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट से कैसे लिंक्ड है ना, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 अगेन पेज नंबर 8.49 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट माइनस 1, है ना। इट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए नहीं बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 क्या होता है, रियल मनी रिफर्स टू, अभी देखो रियल मनी रिफर्स टू ये चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है ना, सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, पेज नंबर इसका बनता है आपका 8.19, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दैट इज नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल, इसको अपन बोलते हैं रियल मनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहे हैं, देखो चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 से कि टोटल कितने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स अवेलेबल है एज ऑन द 1st of February 2021, पेज नंबर 9.34 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा टोटल 339 आरटीएस जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है एज ऑन द 1st of February 2021, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अगर 1 EUR इज इक्वल्स टू 10 INR, 1 EUR इज इक्वल्स टू 85 INR में चेंज हो जाता है तो इससे अपने को क्या समझ में आएगा, ये एग्जांपल चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 का है। ओके, पेज नंबर 9.57 के ऊपर आपको ये एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। ओके, यस, पेज नंबर 9.57, है ना। यस, देखो यहाँ पे बोला है कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज था, वो आगे जाके $1 इज इक्वल्स टू 75, इसका मतलब क्या है कि इंडियन रुपी जो है वो क्या हो चुका है, गॉन डाउन, और इंडियन रुपी हैज योर डेप्रिशिएटेड इट्स वैल्यू, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज INR हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द EUR। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 9.5 के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली इसका जो प्रिंसिपल है वो देखने को मिलता है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ पार्टी to produce a greater quantity of a good product service than competitors using the same amount of resources, है ना। yes, that is option number B is your correct। okay, क्वेश्चन नंबर 85 नाफ्टा ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये कौन से कंट्रीज के बीच में हुआ है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 9.18 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि नाफ्टा ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है 3 कंट्रीज के बीच में हुआ है, कनाडा, मेक्सिको एंड द USA। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अगेन नेक्स्ट, व्हाट डज द ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 9.39 पे आपको इसका फुल फॉर्म जो है वो मिलने वाला है कि ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म है दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द रेट बिटवीन द कंट्रीज Y एंड Z, जब अपने को ये डिराइव करना है फ्रॉम द अनदर सेट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मतलब X और Y और X और Z इनके पेयर से अपने को पता करना है Y और Z का एक्सचेंज रेट क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 के अंदर पेज नंबर 9.64 में समरी में आपको ये पॉइंट दिया है ना। एक्चुअली इन्होंने ये पॉइंट को कहीं भी मेंशन नहीं किया पूरे चैप्टर के अंदर, बट समरी में इन्होंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, दैट इज नोन एज द क्रॉस रेट, है ना। बट अपने क्लास के अंदर अपन ने बिड रेट, आस्क रेट, क्लास रेट, क्रॉस रेट, ये सभी चीजें एक्सप्लेन करी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI क्या है, तो पेज नंबर 9.74 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा कि FDI और FPI का रीजन डिफरेंस क्या है। FDI जो है आपके फिजिकल एसेट क्रिएट करता है, FPI आपके फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करने की बात करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 फॉरेन कॉर्पोरेशंस इन्वेस्ट इन इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम द कंट्रीज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रिविलेजेस, जैसे कि टैक्स के अंदर और लोअर सैलरीज वगैरह पे लोगों को देनी पड़ेगी, ये फायदा करने के लिए लोग क्या करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करते हैं। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 का सवाल है। अगेन टैरिफ रेट की बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 से कि ऐसा कौन सा टैरिफ है जो WTO मेंबर्स बाइंड करते हैं इटसेल्फ विद अ लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज अ टैरिफ अबव दैट सर्टेन लेवल। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 9.18 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज बाउंड टैरिफ। ये ऐसा टैरिफ है जहां पे WTO मेंबर्स खुद को बाइंड करते हैं कि इससे ज्यादा अपन टैक्स किसी को लगाने वाले क्या नहीं लगाने वाले है। सो ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंदर अपन कौन सी चीजों को कवर करते हैं, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 9.22 पे अगर आप आते हो तो वहां पे अपने को देखने को मिलेगा दैट इज
टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है फूड एंड योर नॉन फूड प्रोडक्ट्स, दोनों भी यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ये सभी एक्टिविटीज कौन से सेक्टर के अंदर कवर्ड है ना। यहाँ से सारे जो 10 क्वेश्चन बनेंगे सारे ही सारे चैप्टर नंबर 10 से है। पेज नंबर 10.25 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है। ओके यस, कि ये जो सारे ही पॉइंट है ये आपके टर्शरी सेक्टर को क्या करता है, बिलोंग करते हैं, सारे एग्जांपल्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। ओके यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 10 10.6 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। ओके यस, कि ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर मेन पॉइंट था दैट इज हाई यील्डिंग सीड वैरायटीज है ना, इंटेंस वाटर का यूज, इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये सारे उसके क्या है मेन फीचर्स रहे हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाता है। अगेन दो क्वेश्चंस डेट के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 से बहुत सी डेट वहां पे है तो अपने को सभी याद रखनी है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया है, चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 10.12 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा है ना। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 24 जुलाई 1991 को, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है ना। अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी जैसा प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस किया गया बाय द नीति आयोग, ये कौन से डेट पे हुआ है, पेज नंबर 10.16 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। तो फटाक से पेज नंबर 10.16 पे आते हैं, दैट इज नीति आयोग का जो पॉइंट है वो आया है ऑन द 1 जनवरी 2015 है ना, 2015। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 की गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जो सपोर्ट प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज वेल एज इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ को, पेज नंबर 10.20 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है। ओके यस, चलो आ जाओ देखो। सो परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY है ना, ये आपको सपोर्ट करती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, उद्यमी भारत दैट इज ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो आपके MSME के ऊपर फोकस्ड है, पेज नंबर 10.23 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दैट इज उद्यमी भारत का एम है एम्पावरमेंट ऑफ द MSME है ना। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, IDU इंडियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट, ये पब्लिश किया गया है नवंबर 22 के अंदर, तो ये किसने पब्लिश किया है, पेज नंबर 10.27 के ऊपर मैं आता हूं तो वहां पे मुझे ये आंसर देखने को मिल जाएगा कि ये किसके थ्रू पब्लिश किया गया है। ओके यस, 10.27 पे आते हैं, फटाक से कंक्लूजन में पार्ट में अपने को पॉइंट दिया है कि IDU ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है ना। सर DPIIT का फुल फॉर्म क्या है, पेज नंबर 10.22 के ऊपर अपने को इसका फुल फॉर्म जो है वो दिए वाला है। ओके यस, पेज नंबर 10.22 पे आते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अभी देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो सकती है, यहाँ पे दिया इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, यहाँ पे दिया इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गलती से भी अगर आपने इंडस्ट्रियल वाला पॉइंट कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मिथेनॉल इकोनॉमी, पेज नंबर 10.18 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि मिथेनॉल इकोनॉमी के मेन एम क्या रहे हैं है ना। देखो मिथेनॉल इकोनॉमी का मेन एम था इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का उसको रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस करना है, कोल रिजर्व्स को कन्वर्ट करना है और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को क्या करना है अपने को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है, कोल रिजर्व्स को और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव था, एम था, रिड्यूस करना है ये GSG को, ये भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस करना है, बट कन्वर्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू मिथेनॉल ये आपका कोई ऑब्जेक्टिव रहा नहीं है, एम रहा नहीं है। लास्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ट्रू इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द NDAP है ना। सो पेज नंबर 10.17 पे अगर आप आते हो तो आपको NDAP के बारे में दिखेगा, दैट इज NDAP फैसिलिटेट्स एंड इंप्रूव्स एक्सेस टू द इंडियन गवर्नमेंट डेटा, इंडियन गवर्नमेंट डेटा को एक्सेस देने वाला फैसिलिटेट करने वाला पॉइंट है, दैट इज NDAP, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को ये भी MTP बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जैसे आपने पहले 8 MTP देख रखे हैं वैसे ही उसको भी आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे। ओके यस, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट अभी आपका पेपर है ऑन द 21st, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। 1.5 दिन में आपको पढ़ाई कैसे करनी है उसका स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है ना। यस यस यस, और कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट करो कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और बोलो कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, राइट। यस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई साहब। यस।